जब तुम इतनी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर निकलोगी तो यही होगा ना। ये लंदन या पेरिस नहीं है बीबी, ये पाकिस्तान है। यहाँ की सड़कों पर रात के इस पहर आवारा घूमने वाली लड़कियों के साथ यही सुलूक होता है। लड़के ने तस्बीह उंगलियों पर लपेटते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये कहने की? मसला मेरे कपड़ों में नहीं, तुम्हारी और उन गुंडों की सोच में है। अगर तुम्हारे जैसे मर्द औरत को इंसान समझे तो हमें अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने बीमार बाप की दवाई लेने निकली थी, आवारागर्दी करने नहीं। अंजला उसके सामने तड़क कर बोली। उसके तो तन बदन में आग लग गई थी। दवाई दवाई लेने के लिए कोई ढंग का हुलिया भी बनाया जा सकता था और घर के किसी मर्द को भी साथ लाया जा सकता था, मगर तुम जैसी लड़कियों को तो बस अपनी आज़ादी दिखानी होती है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लड़के ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। आज़ादी नहीं, ये मेरा हक है। तुम्हारी सोच इतनी पुरानी है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम मुझे कैद करने का मशवरा दे रहे हो। बेहतर होता कि तुम उन मर्दों को तमीज़ सिखाते। अंजिला ने उंगली उठाकर उसे खबरदार किया। फिर वो धीमे लहजे में बड़बड़ाए, सच तो यह है कि लंदन से यहाँ आकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कदम कदम पर ऐसे जाहिल लोग मिलेंगे। अच्छा, तो आप लंदन से तशरीफ़ लाई हैं, तभी तो यहाँ के तौर तरीके इनह्यूमन लग रहे हैं। खैर, बहस करने का शौक़ है तो किसी टॉक शो में जाना। अभी खामोशी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि कोई दूसरा हादसा हो। लड़के ने एक गहरा सांस लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक बिल्कुल नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली कहानियों को बहुत प्यार दिया और मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। लंदन की आज़ाद फिज़ाओं में पली बढ़ी अंजला का सामना जब हवेली के मगरूर वारिस ज़रार से होगा तो जीत किसकी होगी, अना की या मोहब्बत की? एक अनोखी दास्ताने मोहब्बत और ख़ानदानी रंजिशों का सफ़र, विलायती रंग, देसी पिया। अगर आपको उर्दू अदब और संजीदा कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कहानी के सहर में खो जाने के लिए तैयार हो जाएं। लंदन में जनवरी की ठिठुरती हुई शाम थी। सेंट मैरी अस्पताल की राहदारियों में फिनाइल की बू और मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। अस्पताल की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर लकीरें बना रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लड़की के दिल पर वसवसों की लकीरें उभर रही थीं। आईसीयू की मशीनों की मुसलसल बीप खामोशी का सीना चाक कर रही थी। वो आईसीयू के बाहर लगी बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। उसके हाथ में उसके आईपैड पर खुला हुआ वो बिजनेस प्रोजेक्ट था जिस पर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ग्रांट का इन्हिसार था, मगर उस वक्त उसे स्क्रीन पर लिखे अल्फाज धुंधले नजर आ रहे थे। अंजला, डॉक्टर हेनरी ने बाहर निकलते हुए उसे पुकारा। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई। उसकी आंखों के गिर्द हल्के साए उसकी कई रातों की जागती फिक्र की गवाही दे रहे थे। जिस्मानी तौर पर हमने उन्हें मुस्तहकम कर दिया है, लेकिन वक़ार साहब जीने की उमंग खो रहे हैं। उनके दिल की धड़कन एक ऐसी उदासी में घिरी है जिसका इलाज मेडिसिन में नहीं है, डॉक्टर ने फाइल देखते हुए कहा। फिर डॉक्टर ने अंजला के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मशवरा है, उन्हें उनके मुल्क, उनके अपनों में ले जाओ। शायद वहाँ की मिट्टी उन्हें वो हौसला दे दे जो लंदन की ये दीवारें नहीं दे पा रहीं। अंजला के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अपने लोग? डॉक्टर, पापा के तो यहाँ मेरे सिवा कोई अपने नहीं है। उन्होंने कभी किसी का जिक्र ही नहीं किया। डॉक्टर के जाने के बाद अंजला वहीं बैठ गई। उसके जहन में हज़ारों सवालात नाचने लगे। पापा हमेशा पाकिस्तान की बात करने से कतराते क्यों थे? क्यों हमारे घर में कभी किसी रिश्तेदार की कॉल नहीं आई? उसने कांपते हाथों से अपने पापा के सबसे पुराने दोस्त अंकल जमील का नंबर मिलाया। वही थे जो पाकिस्तान से पापा के साथ आए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद अस्पताल की कैफेटेरिया में अंकल जमील उसके सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर छाई संजीदगी अंजला का खौफ बढ़ा रही थी। अंकल, डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा को पाकिस्तान ले जाऊं, मगर मैं उन्हें कहाँ ले जाऊं? हमारा वहाँ है कौन? अंजला ने बेबसी से पूछा। अंकल जमील ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा और अंजला की आंखों में देखा। तुम्हारा वहाँ एक बहुत बड़ा ख़ानदान है अंजला, एक ऐसी हवेली है जहाँ तुम्हारे दादा चौधरी हशमत का हुक्म चलता है। ख़ानदान? हवेली? तो फिर हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? अंजला हैरत से उन्हें देखने लगी। क्योंकि 22 साल पहले तुम्हारे बाप ने एक जुर्म किया था। उसने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की थी और ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे शादी की। तुम्हारे दादा ने उसे जायदाद से आग कर दिया और कहा था कि अगर उसने कभी वापस कदम रखा तो उसकी लाश गिरेगी।
वक़ार ने मोहब्बत की खातर सब कुछ छोड़ दिया, मगर वो जड़ें नहीं काट सका। जमील साहब की आवाज़ धीमी हो गई। अंजला को यूं लगा जैसे किसी ने उसे यख बस्ता पानी में डुबो दिया हो। मतलब, मैं एक ऐसे घर में जाऊं जहां हमें पहले ही मरा हुआ समझा लिया गया है, जहां के लोग हमसे नफरत करते हैं। अंजला ने हैरत से इस्तिफसार किया। नफरत बहुत है अंजला, और वहां तुम्हारा मुकाबला सिर्फ अपने दादा से नहीं, बल्कि तुम्हारे कज़न जर्रार से भी होगा, जो अब इस हवेली का वारिस बनकर बैठा है। वो तुम्हारे बाप को एक बागी समझता है। जमील साहब ने खबरदार किया। अंजला ने मुट्ठियां भींच लीं। एक तरफ उसका वो ख्वाब था जिसकी ताबीर लंदन के उस प्रोजेक्ट में थी, और दूसरी तरफ वो बाप था जो शायद अपनी जड़ों से कटकर सूख रहा था। मैं जाऊंगी, मैं पापा को लेकर जाऊंगी। अगर वो घर पापा का है तो मैं अपना हक छीनना भी जानती हूँ, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में चट्टान जैसी सख्ती थी। अंकल जमील से मिलने के बाद अंजिला के कदमों में एक अजीब सी जान आ गई थी। वो आईसीयू के कमरे में दाखिल हुई, जहां वक़ार साहब अब होश में थे, मगर उनकी नज़रें छत पर जमी हुई थीं, जैसे वो वहां अपनी जिंदगी की गुजरी हुई फिल्म देख रहे हों। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। अंजिला ने धीरे से उनका हाथ थामा। वक़ार साहब के हाथ में एक लर्जिश हुई। उन्होंने चौंक कर बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी के बजाय एक गहरा खौफ लहराया। नहीं, कभी नहीं अंजिला, ये बात दोबारा कभी जुबान पर मत लाना। लेकिन पापा, डॉक्टर ने कहा है कि... अंजिला ने उन्हें समझाना चाहा। डॉक्टर नहीं जानते कि वो लोग कैसे हैं। 22 साल गुजर गए अंजिला, मगर अब्बाजी की अना नहीं बदली होगी। वो जिससे एक बार नाता तोड़ दे, उसे मरे हुए लोगों में लिख देते हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाकर उनकी नफरत का निशाना नहीं बनने दूंगा। वक़ार साहब ने कराहते हुए बात काटी। पापा, 22 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है। दादा साईं अब बूढ़े हो गए होंगे, उनका गुस्सा अब शायद थक चुका हो। जब वो अपने बेटे को, अपने खून को इस हाल में देखेंगे तो क्या वो वाकई पत्थर बने रहेंगे? अंजिला बेड के किनारे पर बैठ गई और अपने बाप के चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। उसका लहजा इतना पुरसुकून और पुख्ता था कि वक़ार साहब खामोश हो गए। तुम उन्हें नहीं जानती बेटा। वक़ार साहब ने नज़रें चुरा लीं। मैं उन्हें नहीं जानती, मगर मैं आपको जानती हूँ। आप यहाँ घुट घुट कर दम तोड़ रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि मरते दम तक आपके दिल में ये मलाल रहे कि आपने एक आखिरी कोशिश भी नहीं की? कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। हम सिर्फ उनसे मिलने जा रहे हैं पापा, उनसे कुछ मांगने नहीं। अंजिला ने मुस्कुराकर कहा। वक़ार साहब की आंखों से एक आंसू ढलक कर तकिए में जज्ब हो गया। बेटी की मंतिक और उसकी आंखों में मौजूद उम्मीद ने उनके अंदर के टूटे हुए इंसान को थोड़ा हौसला दिया था। अस्पताल से निकलकर अंजिला सीधी अपनी यूनिवर्सिटी के करीब वाक़े उस कैफ़े में पहुंची, जहां उसका पार्टनर और दोस्त कैस्पर लैपटॉप खोले उसका इंतज़ार कर रहा था। मेज़ पर नक्शे, ग्राफ और बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइलें बिखरी हुई थीं। अंजिला, कहाँ थी तुम? मिस्टर इस्कंदर के पीए का फ़ोन आया था। वो हमारे मॉडल से बहुत इम्प्रेस हैं। अगर हमने प्रेजेंटेशन में थोड़ी और जान डाल दी तो ये ग्रांट हमारी है। हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं अंजिला। कैस्पर ने उसे देखते ही जोश से कहा। कैस्पर, मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ, पापा को लेकर। अंजिला ने कुर्सी खींची और खामोशी से बैठ गई। उसकी नज़रों में वो चमक नहीं थी जिसकी कैस्पर को तवक्को थी। पाकिस्तान? इस वक्त? अंजिला, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम जानती हो कि ये ग्रांट तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? ये तुम्हारा ख्वाब है। कैस्पर का हाथ कॉफ़ी के मग पर रुक गया। उसने ऐसे देखा जैसे अंजिला ने किसी दूसरी दुनिया में जाने की बात कर दी हो। पापा की जिंदगी मेरे ख्वाब से ज्यादा अहम है कैस्पर, अंजिला ने नरमी मगर पुख्तगी से जवाब दिया। तुम्हें लगता है तुम वहां जाकर वापस आ सकोगी? मैंने पढ़ा है उन इलाकों के बारे में। वहां के लोग आज भी सदियों पुरानी रिवायात में कैद हैं। वो बहुत दकियानूसी लोग हैं। वो एक आज़ाद और पढ़ी लिखी लड़की को इतनी आसानी से वापस नहीं आने देंगे, खासकर जब वो उनके अपने खानदान की हो। कैस्पर ने कुर्सी आगे झुकाई। उसके लहजे में फिक्र और तंज का मिला जुला तासुर था। कैस्पर, तुम बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हो। अब दुनिया बदल चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हर जगह सोच बदल दी है।
मैं सिर्फ पापा को उनके घर वालों से मिलवाने जा रही हूँ। जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होगी और दादा से सुलह हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगी। अभी प्रोजेक्ट सबमिट करने में वक्त है। अंजिला हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? कैस्पर ने शक भरी नज़रों से उसे देखा। हाँ, ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। मोहब्बत और खुलूस से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। वो तो फिर इंसान है। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी, एक नई कामयाबी के साथ। अंजिला ने अपना बैग कंधे पर डालते हुए कहा। कैस्पर ने उसे जाते हुए देखा। उसे अंजिला की हिम्मत पर रश्क तो आ रहा था, मगर एक अनजाना डर उसके दिल में बैठ गया था। उसे लग रहा था कि अंजिला जिस आग की तरफ जा रही है, वो इतनी ठंडी नहीं जितना वो समझ रही है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हब्स और शोर के एक तूफान ने अंजिला का इस्तकबाल किया। उसने अपना हैंडबैग संभाला और व्हीलचेयर पर बैठे अपने बाप को देखा, जो बंद आंखों से अपने मुल्क की हवा को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी अफरा तफरी है यहाँ पापा, लोग कतार क्यों नहीं बना सकते? अंजिला ने लाउंज से बाहर निकलते हुए परेशानी से कहा। उसकी नज़रें इधर उधर अंकल जमील के दोस्त को ढूंढ रही थीं। खुशामदीद अंजिला बीबी, खुशामदीद वक़ार साहब। माजरत, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ का सिस्टम तो आपको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक भारी भरकम शख्सियत फारूक साहब मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े। अंजिला ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। जब वो पार्किंग की तरफ बढ़े तो अंजिला की आंखें वहां की बेतरतीबी देखकर खुली रह गईं। अंकल, यहाँ सड़क पर लाइनें क्यों नहीं हैं? और ये गाड़ियाँ ऐसे क्यों चल रही हैं जैसे ये कोई वीडियो गेम हो? अंजिला ने हैरत से पूछा। बेटा, ये लंदन नहीं है। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक के कवानीन नहीं, बल्कि ड्राइवर का जिगर चलता है। फारूक साहब हंस पड़े। गाड़ी में बैठते ही अंजिला ने सबसे पहले अपनी बेल्ट बांधी और फिर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। खिड़की से बाहर उसे रंग बरंगे ट्रक, मोटरसाइकिलों पर बैठे 5-5 लोग और जा बजा फैले हुए तारों के गुच्छे नजर आए। पापा, क्या यहाँ बिजली के तार ऐसे ही लटकते रहते हैं? लंदन में तो सब अंडरग्राउंड होता है। ये तो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। अंजिला से तफक्कुर भरी नज़रों से बाप को देखते हुए इस्तफसार किया। अंजिला, यहाँ जिंदगी थोड़ी रॉ है। यहाँ चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, मगर चल जाती हैं। वक़ार साहब ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर पापा, ये चल जाना तो तरक्की की राह में रुकावट है। और मेरा इंटरनेट भी इतना स्लो क्यों है? वहाँ तो पलक झपकते ही फाइल डाउनलोड हो जाती है। मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे मॉनिटर करूँगी? अंजिला ने अपना फ़ोन निकाला और नेटवर्क की रफ्तार चेक करने लगी। बेटा, थोड़ा सब्र। यहाँ का सिस्टम आहिस्ता है, मगर यहाँ के लोगों के दिल बहुत तेज़ धड़कते हैं। तुम्हें यहाँ की सहूलतें पुरानी लगेंगी, मगर यहाँ का एहसास नया होगा। फारूक साहब ने ट्रैफिक में रास्ता बनाते हुए कहा। अंजिला ने एक गहरा सांस लिया और खिड़की से बाहर उड़ती धूल को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक दूसरे मुल्क में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल दूसरी सदी में आ गई है, जहाँ उसके लंदन वाले उसूल शायद काम ना आए। जब वो डीएचए के अपार्टमेंट में पहुंचे तो अंजिला को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वो इलाका निस्बतन साफ सुथरा और जदीद था। शुक्र है यहाँ थोड़ी सफाई तो है, मगर पापा की तबीयत के लिए मुझे अलर्ट रहना होगा। उसने अपने कमरे में सामान रखते हुए सोचा। उसने अपना लैपटॉप सेट किया और लंदन में अपने दोस्त कैस्पर को एक मैसेज भेजा। पहुंच गई हूँ, मगर यहाँ का सिस्टम देखकर लग रहा है कि मैं किसी टाइम मशीन में बैठकर पीछे चली गई हूँ। दुआओं की ज़रूरत है। पैगाम भेजकर अंजिला बिस्तर पर लेट गई। आधी रात को अंजिला की आंख खुल गई। नई जगह और अपने बिस्तर के बगैर उसे नींद मुश्किल से ही आनी थी। इतनी देर भी वो इसीलिए सो गई कि वो थकी हुई थी। अपार्टमेंट में खामोशी थी, मगर अंजिला के अबतर ख्यालात का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। अचानक वक़ार साहब के खांसने और हाँपने की आवाज़ आई। अंजिला फ़ौरन उनके पास पहुंची। उनका माथा पसीने से शराबोर था और वो सीने पर हाथ रखे तकलीफ से तड़प रहे थे। अंकल फारूक, जल्दी आएं, अंजिला ने घबराकर पुकारा और पापा की मेडिसिन किट खोली, मगर नाइट्रोग्लिसरीन का पत्ता खाली था। बेटा, एम्बुलेंस को कॉल करो, फारूक साहब हड़बड़ाकर उठे। अंजिला ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और एक इमरजेंसी सर्विस का नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ आई कि गाड़ी आने में 40 मिनट लगेंगे क्योंकि रास्ता बंद है। 40 मिनट?
लंदन में एम्बुलेंस 8 मिनट में पहुंचती है, आपका सिस्टम इतना स्लो क्यों है? अंजला का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से से फ़ोन बंद किया। फिर फारूक साहब को देखते हुए बोली, अंकल मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, मैंने ऐप से गाड़ी बुक कर ली है, मैं खुद करीबी फार्मेसी जाकर दवाई ला रही हूँ। बेटा आधी रात है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं। फारूक साहब ने रोकना चाहा, मगर अंजला जैकेट पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। अंकल मैं लंदन में अकेली रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता, आप बस पापा का ख्याल रखें। नीचे खड़ी सफ़ेद मेहरान गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी बू ने अंजला का इस्तकबाल किया। ड्राइवर ने उसे आईने में एक अजीब नज़र से देखा। ब्रो, इस लोकेशन पर चलो, मेडिकल स्टोर है वहाँ। अंजला ने अपना फ़ोन उसे दिखाया। ठीक है मैडम। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर कुछ दूर जाकर उसने मेन रोड के बजाय एक अंधेरी और टूटी हुई गली में गाड़ी डाल दी। ये मैप तो सीधा दिखा रहा है, आप यहाँ क्यों मुड़ गए? अंजला ने फ़ौरन नोटिस किया। शॉर्टकट है मैडियम, सड़क पर काम हो रहा है, ड्राइवर ने दांत निकाल कर कहा। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। उसे जैसे ही गड़बड़ महसूस हुई तो उसका लंदन वाला अलर्ट सिस्टम ऑन हो गया। जब ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई तो अंजला ने अपना बैग संभाला और बिना किसी खौफ के ड्राइवर की सीट के पीछे से उसका गला दबाया और दूसरे हाथ से हैंड ब्रेक खींच दी। गाड़ी एक झटके से रुकी। अंजला ने फौरन दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। ड्राइवर और उसके दो दोस्त जो बाइक पर पीछे आ रहे थे उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। अंजला अंधेरी सड़क पर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। पीछे से उसे वही गाड़ी और मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वो पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। अचानक एक मोड़ काटते ही सामने से आती हुई एक काली जीप की हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। अंजला ने हाथ का इशारा किया और जीप के ऐन सामने आ गई। जीप में बैठे लड़के ने अपनी गाड़ी के आगे एक लड़की को खड़े देखा तो फौरन ब्रेक लगाई। टायरों के सड़क पर रगड़ खाने की एक हौलनाक आवाज़ गूंजी और जीप अंजला से महज चंद इंच के फासले पर रुकी। अंजला एक लम्हे को साकित रह गई। मौत उसे छूकर गुजरी थी। जीप का दरवाज़ा जोर से खुला और वो लड़का बाहर निकला। उसके माथे पर गुस्से की रगें उभरी हुई थीं। क्या मरने का इरादा है तुम्हारा? पागल हो गई हो? अगर ब्रेक न लगती तो तुम्हारे चीथड़े उड़ चुके होते। वो तैश से उसके पास आते हुए धाड़ा। चिल्लाने के बजाय मेरी बात सुने, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं, मैं इसलिए आपकी गाड़ी के सामने आई ताकि वो मुझे नुकसान ना पहुंचा सकें। अंजला ने संभलते हुए उसके गुस्से का जवाब उसी तेजी से दिया। उस लड़के ने गर्दन मोड़कर देखा, पीछे बाइक वाले उसकी जीप और रॉब देखकर वहीं से मुड़कर भाग चुके थे। लड़के ने वापस अंजला की तरफ देखा। उसकी नज़रें उसके मगरिबी लिबास, टी शर्ट और अपर पर गईं और उसने हकारत से सर झटका। जब तुम इतनी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर निकलोगी तो यही होगा ना? ये लंदन या पेरिस नहीं है बीबी, ये पाकिस्तान है। यहाँ की सड़कों पर रात के इस पहर आवारा घूमने वाली लड़कियों के साथ यही सुलूक होता है। लड़के ने तस्बीह उंगलियों पर लपेटते हुए सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये कहने की? मसला मेरे कपड़ों में नहीं, तुम्हारी और उन गुंडों की सोच में है। अगर तुम्हारे जैसे मर्द औरत को इंसान समझे तो हमें अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने बीमार बाप की दवाई लेने निकली थी, आवारागर्दी करने नहीं। अंजला उसके सामने तड़क कर बोली। उसके तो तन बदन में आग लग गई थी। दवाई लेने के लिए कोई ढंग का हुलिया भी बनाया जा सकता था और घर के किसी मर्द को भी साथ लाया जा सकता था, मगर तुम जैसी लड़कियों को तो बस अपनी आज़ादी दिखानी होती है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लड़के ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। आज़ादी नहीं, ये मेरा हक है। तुम्हारी सोच इतनी पुरानी है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम मुझे कैद करने का मशवरा दे रहे हो। बेहतर होता कि तुम उन मर्दों को तमीज़ सिखाते। अंजला ने उंगली उठाकर उसे खबरदार किया। फिर वो धीमे लहजे में बड़बड़ाए। सच तो यह है कि लंदन से यहाँ आकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कदम कदम पर ऐसे जाहिल लोग मिलेंगे। अच्छा, तो आप लंदन से तशरीफ़ लाई हैं, तभी तो यहाँ के तौर तरीके इनह्यूमन लग रहे हैं। खैर, बहस करने का शौक़ है तो किसी टॉक शो में जाना। अभी खामोशी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि कोई दूसरा हादसा हो। लड़के ने एक गहरा सांस लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंजला ने उसे घूर कर देखा, मगर उसे मालूम था कि इस वक्त अकेले जाना बेवकूफ़ी होगी। वो बड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते ज़रार सामने देखता रहा और अंजला खिड़की से बाहर इस पसमानदा सोच वाले मुल्क को देखती रही। मेन रोड पर आकर लड़के ने जीप की रफ्तार तेज़ कर दी थी, मगर अंजला की नज़रें बाहर सड़क पर किसी रोशन साइन बोर्ड को तलाश कर रही थी। गाड़ी रोकें, उसने अचानक कहा। अब क्या हुआ? लड़के ने एकदम ब्रेक मारी। सामने एक 24 आवर खुलने वाला बड़ा मेडिकल स्टोर था। अंजला ने जवाब देने की जहमत न की।
वो तेजी से उतरी और फार्मेसी के काउंटर पर जा खड़ी हुई। लड़का जीप के अंदर बैठा उसे देख रहा था। वो जिस एतमाद से सेल्समैन से बात कर रही थी और मेडिसिन चेक कर रही थी, वो इस इलाके की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। लड़के को उसकी बेबाकी एक आंख न भाई, मगर उसके अंदर एक तजस्सुस जरूर पैदा हुआ कि ये लड़की इस वक्त अकेले ये सब कैसे कर रही है। अंजला वापस आई। उसके हाथ में नाइट्रोग्लिसरीन का पैकेट और पानी की बोतल थी। उसने गाड़ी में बैठते ही अपना फ़ोन निकाला और फारूक साहब को मैसेज किया, अंकल मैंने मेडिसिन ले ली है, 5 मिनट में पहुंच रही हूं। लड़के ने जीप दोबारा स्टार्ट की। वो कौन है जिसके लिए तुम ये एडवेंचर कर रही थी? उसने सामने देखते हुए पूछा। मेरे पापा, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी तो ये भूल जाएं, आपने जो बातें कही हैं वो आपकी मदद से ज्यादा तकलीफ दे थीं। अंजला ने मुख्तसर जवाब दिया। उसका लहजा अभी भी तल्ख था। सच हमेशा कड़वा होता है बीबी, मैंने तुम्हें वो आईना दिखाया है जो तुम लंदन में देखकर नहीं आई हो। लड़के ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ स्टीयरिंग मोड़ा। जब काली जीप फारूक साहब के अपार्टमेंट के गेट पर रुकी तो सिक्योरिटी गार्ड ने चौंक कर देखा। अंजला ने अपना पर्स संभाला और दरवाज़ा खोला। कितने पैसे हुए? उसने पर्स खोलते हुए पूछा। लड़के का पारा एकदम हाई हो गया। उसने मुड़कर अंजला को ऐसी नज़रों से देखा कि वो रुक गई। मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ, चौधरी ज़रार हूँ। पैसे अपनी जेब में रखो और आइंदा ऐसी हमाकत मत करना कि किसी अजनबी की गाड़ी में बैठ जाओ। आपका गुरूर आपके कद से भी ऊंचा है। खैर, मेरी दुआ है कि आप जैसे दकियानूसी और जाहिल इंसान से मेरा दोबारा सामना ना हो। अंजला ने एक गहरा सांस लिया। फिक्र न करो, मेरी भी यही ख्वाहिश है। मुझे ऐसी लड़कियां जहर लगती हैं जो अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय माशरे पर मलबा डालती हैं। ज़रार ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। अंजला ने गाड़ी का दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि आवाज़ दूर तक गई। ज़रार ने एक लम्हा ज़ाया ना किए बिना जीप भगाई और मिट्टी उड़ाता हुआ निकल गया। अंजला तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी, ये सोचे बिना कि तकदीर ने उनकी इस आखिरी मुलाकात को पहली मुलाकात में बदलने का फैसला कर लिया था। लाहौर से 2 घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजरती हुई एक खूबसूरत और पुरसुकून हवेली के सामने रुकी। ये वक़ार साहब के बचपन के जिगरी दोस्त मुराद खान की हवेली थी। वक़ार साहब ने फैसला किया था कि वो बराह रास्त अपने घर जाने के बजाय पहले मुराद से मशवरा करेंगे। मुराद खान जैसे ही बरामदे में आए, वो व्हीलचेयर पर बैठे अपने पुराने यार को देखकर जैसे सकते में रह गए। वक़ार, मेरे खुदा, ये तू है? मुराद खान ने आगे बढ़कर वक़ार साहब को गले लगाया। दोनों की आंखों में 22 साल की मुसाफत के आंसू थे। और ये अंजला है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, वही आंखें, वही पुख्तगी। मुराद खान ने हैरत से अंजला को देखा। कुछ देर बाद जब चाय की मेज़ सजी तो अंजला ने तमाम सूरत हाल बयान की। उसने लंदन के डॉक्टर की बात और पाकिस्तान आने के फैसले का जिक्र किया। मुराद अंकल, पापा की हालत आपके सामने है। वो बस एक बार दादा से मिलना चाहते हैं, मगर मुझे डर है कि उनका गुस्सा पापा की जान के लिए खतरा न बन जाए। अंजला ने फिक्रमंदी से कहा। मुराद खान ने एक लंबी आह भरी और वक़ार साहब की तरफ देखा। वक़ार, तुम जानते हो चौधरी हशमत का गुस्सा आज भी वैसा ही है। उनके लिए तुम्हारा जाना एक बगावत थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। हवेली का सारा इंतज़ाम तुम्हारे भतीजे के हाथ में है। मेरा भतीजा? वक़ार साहब ने धीमे से पूछा। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा ज़रार। वो चौधरी हशमत का दायां हाथ है। बहुत उसूल पसंद, सख्त मिजाज और रिवायत का पाबंद है। वो अपने दादा के हुक्म को हरफ़े आखिर समझता है। अगर तुम्हें हवेली में दाखिल होना है तो तुम्हें पहले ज़रार की दीवार अबूर करनी होगी, क्योंकि हवेली के फैसले अब वही करता है। मुराद साहब ने उन्हें तफसील से सारी सूरत हाल के बारे में बताया। अंजला ने ये नाम पहली बार सुना था। उसे नहीं मालूम था कि ये वही शख्स है जिससे वो रात को सड़क पर लड़कर आई थी। उसके जहन में सिर्फ एक सख्त गिर कज़न का खाका बना। मुराद, तुम हमारे साथ चलो, अब्बाजी तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, वक़ार साहब ने इल्तिजा की। मुराद खान ने उठते हुए पुख्ता लहजे में कहा, मैं ज़रूर चलूँगा। वक़ार, तुम मेरे भाई हो, हम अभी हवेली जाएंगे। लेकिन याद रखना अंजला बेटा, वहाँ तुम्हारा लंदन वाला लहजा और बेबाकी शायद तुम्हारे खिलाफ जाए। वहाँ ज़रा संभल कर रहना। अंकल, अगर सच बोलना और अपने हुकूक के लिए खड़ा होना वहाँ गलत है तो शायद मुझे वहाँ बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अंजला में तीखे लहजे में जवाब दिया। मुराद खान मुस्कुरा दिए। तुम वाकई वक़ार की बेटी हो। चलो, किस्मत का फैसला अब हवेली में ही होगा। गाड़ी में मुराद खान की गाड़ी जब चौधरी हशमत की अजीमुशान हवेली के सामने रुकी तो अंजला ने देखा कि वहाँ पहरेदार खड़े थे और फिजा में एक अजीब सा दबदबा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, अंजला की नज़र सामने खड़ी एक काली जीप पर पड़ी। उसे वो जीप जानी पहचानी लगी,
बिल्कुल वैसी ही जैसी रात उस अजनबी शख्स की थी। मगर उसने सोचा कि ऐसी जीपें तो यहाँ आम होंगी। पापा हिम्मत रखें। अंजला ने वकार साहब को परेशान देखकर उनका हाथ थामा। मुराद खान उन्हें लेकर हवेली के बड़े हॉल की तरफ बढ़े। अंदर दाखिल होते ही सामने सोफे पर सफ़ेद दाढ़ी वाले पुरवकार चौधरी हशमत बैठे थे और उनके बराबर में एक कदावर शख्स पीठ किए खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। हशमत साहब, देखें आपके लिए कौन आया है, मुराद खान ने बुलंद आवाज में कहा। चौधरी हशमत ने नजरें उठाईं। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से की लहर दौड़ी। इसी लम्हे बराबर में खड़ा शख्स आहिस्ता से मुड़ा। अंजला की नजरें जैसे ही उस शख्स से मिली, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही दकियानूसी और जाहिल शख्स था जिससे वो रात को सड़क पर बदतमीजी करके आई थी। और जर्रार, उसके हाथ में पकड़ी तस्बीह रुक गई। उसकी नज़रों में वही रात वाली बदतमीज लड़की थी, मगर अब वो उसके अपने ही चचा के साथ उसकी अपनी हवेली में खड़ी थी। हॉल में एक हौलनाक खामोशी छा गई। हवेली के बड़े हॉल में जैसे वक्त थम गया था। जर्रार और अंजला की नज़रें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। एक तरफ हैरत थी तो दूसरी तरफ वही रात वाली चुभन। लेकिन इस वक्त असल तूफान कहीं और था। चौधरी हशमत ने अपनी लरसती हुई नज़रें वकार पर जमाईं, जो व्हीलचेयर पर बैठा एक मुजरिम की तरह सर झुकाए हुए था। यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तो 22 साल पहले ही तुम्हारा जनाजा पढ़ लिया था। हशमत साहब की आवाज़ में बरसों का जमूद और तलखी थी। अब्बा जी, वकार साहब की आवाज़ हलक में फंस गई। इसी वक्त हॉल के दूसरे दरवाजे से चौधरी बशारत यानी जर्रार के वालिद और वकार साहब के बड़े भाई दाखिल हुए। अपने छोटे भाई को इस हाल में देखकर उनका दिल धक से रह गया। वो तेजी से आगे बढ़े, मगर अपने बाप के जलाल को देखकर रुक गए। बशारत, देखो वो शख्स वापस आया है जिसने हमारी पगड़ी मिट्टी में मिलाई थी, हशमत साहब ने गुस्से से कहा। मुराद खान ने कदम आगे बढ़ाया। हशमत साहब, अब बस कर दें। 22 साल की सज़ा एक ज़िंदगी के लिए बहुत होती है। वकार को देखें, क्या ये वही तंदुरुस्त जवान है जो यहाँ से गया था? ये बीमारी से नहीं, आपकी दूरी और अपने वतन की मिट्टी की जुदाई में घुल गया है। बशारत साहब भी अपने बाप के करीब बैठ गए। उनकी आवाज़ भर आ गई थी। अब्बा जी, मुराद सच कह रहा है। मैंने इतने साल आपकी वजह से वकार से बात नहीं की, मगर आज उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि अपने खून को तड़पता छोड़ दें? मेरा छोटा भाई है ये अब्बा जी, इसे माफ़ कर दें। अंजला खामोशी से ये सब देख रही थी। उसे अपने बाप की बेबसी पर दुख हो रहा था और इन लोगों की सख्त रिवायतों पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र जर्रार पर डाली, जो अब भी सपाट चेहरे के साथ एक तरफ खड़ा था, मगर उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। ये लड़की कौन है? हशमत साहब ने अंजला की तरफ इशारा किया। उनके लहजे में अब भी सख्ती थी, मगर आंखों में एक अनजानी तड़प उभरी। ये अंजला है अब्बा जी, आपकी पोती। इसका कोई कसूर नहीं है। इसने तो हमेशा मुझसे आपकी तारीफ़ें सुनी हैं। ये लंदन की आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर सिर्फ इसलिए यहाँ आई है कि मैं मरने से पहले आपके कदमों में बैठकर माफ़ी मांग सकूं। वकार साहब ने रोते हुए कहा। मरने का लफ्ज़ सुनकर हशमत साहब के हाथ लरजने लगे। उन्होंने वकार के जर्द चेहरे और उसकी व्हीलचेयर को देखा। बरसों से पाला हुआ गुस्सा बाप की ममता के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। उनकी आंखों के कोने गीले हो गए। जर्रार, हशमत साहब ने दबी आवाज़ में पुकारा। जर्रार फौरन करीब हुआ। जी दादा साईं। अपने चचा को उनके पुराने कमरे में ले जाओ और शहर से सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। हशमत साहब ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उनके आंसू न देख सके, मगर उनका लहजा सब कुछ बयान कर रहा था। बशारत साहब ने आगे बढ़कर वकार को गले लगा लिया। हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। जर्रार व्हीलचेयर का हैंडल थामने के लिए आगे बढ़ा तो अंजला के बिल्कुल बराबर आ खड़ा हुआ। उसने एक लम्हे के लिए अंजला की आंखों में देखा। वहां अब भी वही लंदन वाला एतमाद था, मगर अब उसमें एक फातिहाना चमक थी। मैं ले जाता हूँ, जर्रार ने सर्द मगर धीमे लहजे में कहा। अंजला ने व्हीलचेयर से अपना हाथ हटाया और पीछे हटकर उसे रास्ता दिया। शुक्रिया मिस्टर जर्रार। उसने जानबूझकर उसका नाम लिया, जिससे जर्रार के कदम एक सेकंड के लिए रुके, फिर वो खामोशी से वकार साहब को अंदर ले गया। हवेली के दरवाजे खुल चुके थे, मगर अंजला जानती थी कि दिलों के दरवाजे खोलना अभी बाकी था।
जरार जब वकार साहब को कमरे में मुंतकिल करके बाहर निकला तो अंजला को बशारत साहब, जरार के वालिद, अंदरूनी सहन की तरफ ले गए। जैसे ही अंजला ने जनान खाने में कदम रखा, वहां मौजूद खवातीन की नजरें उस पर यूं जम गईं जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। सहन में तख्त पर बीजी, जरार की वालिदा, और उनके साथ दुआ, जरार की छोटी बहन, बैठी थीं। घर की 2-3 खादिमाएं भी तजस्सुस भरी नजरों से अंजला का जायजा ले रही थीं। अंजला ने सफ़ेद टी-शर्ट, खाकी पैंट और ऊपर से खुली जैकेट पहन रखी थी। बाल पोनीटेल में बंधे थे और चेहरे पर कोई मेकअप न था, मगर उसकी रंगत, नीली आंखें और लंदन की हवा का निखार सबको हैरान कर रहा था। जर्रार की माँ, ये वकार की बेटी है, अंजला, बशारत साहब ने तारुफ करवाया और खुद बाहर निकल गए। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बीजी ने ऐनक ठीक की और अंजला को सर से पांव तक देखा। आओ बेटा, करीब आओ। अंजला ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाए और करीब जाकर बीजी के सामने सर झुकाया, जैसा कि पापा ने उसे नसीहत की थी। बीजी ने उसके सर पर हाथ रखा, मगर उनकी नजरें उसकी पैंट पर जमी हुई थीं। सदके जाऊं, शक्ल तो बिल्कुल अपने बाप पर गई है, मगर बेटी, ये तुमने मर्दों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या लंदन में लड़कियां कमीज दुपट्टा नहीं पहनती? बीजी के नीम मुस्कुराहट के साथ पूछा। अंजला ने एक गहरा सांस लिया। उसे अंदाजा था कि ये सवाल जरूर आएगा। बीजी, ये ट्रैवलिंग के लिए आरामदेह होते हैं, वहाँ सब ऐसे ही पहनते हैं, इसमें मर्दाना या जनाना वाली कोई बात नहीं है। हाय हाय, यहाँ तो लड़कियां सर से दुपट्टा नहीं सरकने देती, एक खादिमा ने दबी जबान में तबसरा किया, जिस पर अंजला ने उसे घूर कर देखा। इसी वक्त दुआ, जरार की बहन, जो अब तक खामोशी से अंजला को देख रही थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अंजला से लिए बहुत ज्यादा तजस्सुस और रिश्क था। आप वाकई लंदन से आई हैं? क्या वहाँ सचमुच सब वैसा ही होता है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? तकरीबन वैसा ही, मगर फिल्मों से थोड़ा ज्यादा मसरूफ होता है, अंजला मुस्कुराई। दुआ, बातें बाद में करना, पहले इसे कपड़े बदलवाओ। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बा जी और दादा साईं खाने पर आएंगे। अगर उन्होंने इसे इस हाल में देखा तो पहली ही मुलाकात में गुस्सा कर जाएंगे। इसे अपनी कोई कमीज और दुपट्टा दो, बीजी ने टोका। मगर बीजी, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल ठीक हूँ, अंजला ने एहतजाज करना चाहा। बेटा, ये लंदन नहीं है, यहाँ इज्जत कपड़ों से नापी जाती है। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के रंग में रंगना होगा, बीजी ने संजीदगी से कहा। अंजला कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े जर्रार पर पड़ी, जो शायद अपनी माँ से कुछ पूछने आया था। जर्रार की नज़रें एक बार फिर अंजला के लिबास पर गई और उसके लबों पर वही तंजिया मुस्कुराहट उभरी जो रात सड़क पर थी। उसकी नज़रें साफ कह रही थीं, मैंने कहा था ना कि यहाँ तुम्हारा लंदन नहीं चलेगा। अंजला ने तब कर दुआ की तरफ देखा। ठीक है दुआ, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, मैं चेंज कर लेती हूँ। जर्रार वहां से पलट गया, मगर अंजला का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि ये लिबास की तब्दीली सिर्फ शुरुआत है, असल जंग तो अपनी पहचान बचाने की है। हवेली के बड़े खाने के कमरे में एक लंबी सागवान की मेज पर खाना लग चुका था। फिजा में देसी घी के तड़के और ताज़ा रोटियों की खुशबू फैली हुई थी, मगर माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। चौधरी हशमत मेज की सदारत कर रहे थे। उनकी एक तरफ बशारत साहब और दूसरी तरफ जर्रार बैठा था। वकार साहब को व्हील चेयर पर मेज के एक कोने में जगह दी गई थी। सब खामोश थे कि अचानक दुआ के साथ अंजिला कमरे में दाखिल हुई। अंजिला ने दुआ का दिया हुआ फिरोजी रंग का कढ़ाई वाला सूट पहन रखा था। कंधे पर दुपट्टा संभाले वो इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, मगर उसके चलने के अंदाज में अब भी वही लंदन वाला एतमाद था। जर्रार ने सर उठाकर उसे देखा। एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें अंजिला के बदले हुए रूप पर ठहरीं, मगर अगले ही लम्हे उसने बेनयाजी से नज़रें फेर लीं। माशाअल्लाह, अब लग रही है ना हमारी बेटी, बशारत साहब ने मुस्कुराकर हौसला अफजाई की। अंजिला खामोशी से अपने पापा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बीजी ने उसकी पेट में सालन डाला। खाओ बेटा, खालिस देसी मुर्गी है, तुम्हारे लंदन के ब्रॉयलर जैसी नहीं होगी। थैंक यू बीजी, अंजिला ने चम्मच उठाया। हमारे यहाँ खाना हाथ से खाया जाता है बीबी, छुरी कांटे का रिवाज शहर के रेस्तरानों तक ही अच्छा लगता है, हवेली के दस्तरख्वान पर नहीं। जर्रार की सर्द आवाज़ गूंजी। उसने रोटी का निवाला तोड़ते हुए अंजिला की तरफ देखा। अंजिला का हाथ रुक गया। उसने देखा कि दादा साईं से लेकर दुआ तक सब हाथ से खाना खा रहे थे। उसने जर्रार की आंखों में देखा, जहां वाज़ेह तंज था। सफाई और सलीका कहीं भी अच्छा लगता है मिस्टर जर्रार, ज़रूरी नहीं कि रिवायत के नाम पर इंसान अपनी आदतें बदल ले।
अंजिला ने बराबर का जवाब दिया और जानबूझकर चम्मच से निवाला लिया। चौधरी हशमत ने गर्दन उठाकर अंजिला को देखा। हॉल में खामोशी छा गई। सबको लगा कि अब धमाका होगा, मगर दादा साईं के लबों पर एक मुबहिम सी मुस्कुराहट आई। छोड़ो जर्रार, इसे अपनी मर्जी से खाने दो। वैसे भी लंदन वालों को मिट्टी से कहाँ रग़बत होती है। मिट्टी से रग़बत है दादा साईं, तभी तो पापा को यहाँ लेकर आई हूँ। बस मिट्टी में छिपी जहालत से थोड़ा डर लगता है, अंजिला ने नरमी मगर पुख्तगी से कहा। जर्रार का हाथ निवाला तोड़ते हुए रुक गया। उसने गर्दन मोड़कर अंजिला को देखा। वो जानता था कि ये लफ्ज़ जहालत बराहे रास्त उस पर और उसकी रात वाली बातों पर निशाना था। जहालत और हिफाजत में बहुत बारीक लकीर होती है। कुछ लोगों को आईना दिखाओ तो उन्हें वो जाहिलाना लगता है, जर्रार ने दबी आवाज़ में कहा। और कुछ लोगों को आईना देखना ही नहीं आता, अंजिला ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। वक़ार साहब ने घबराकर अंजिला का हाथ दबाया, जैसे उसे खामोश रहने का इशारा कर रहे हों, मगर अंजिला ने नज़रें नहीं झुकाईं। बेटा, तुम लंदन में क्या करती हो बशारत साहब? माहौल बदलने के लिए पूछा। मैंने हाल ही में अपना बिजनेस प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है अंकल, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। मैं अपना काम ऑनलाइन मॉनिटर करती हूँ, अंजिला ने फ़ख्र से बताया। ऑनलाइन? बीजी ने हैरत से पूछा। उन्हें इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई थी। बीजी, कंप्यूटर पर घर बैठे काम करने को ऑनलाइन काम कहते हैं, दुआ ने इश्तियाक से माँ को समझाया। ये कंप्यूटर पर बैठकर काम करना भी कोई काम है? बेटी, यहाँ हवेली में तो कढ़ाई, सिलाई और घर गृहस्थी को काम माना जाता है। बीजी अब भी उसके काम से इख्तिलाफ था। जर्रार ने एक गहरा सांस लिया और कुर्सी पीछे की। अम्मी, इसे रहने दें। इसका प्रोजेक्ट सड़कों पर रात को अकेले घूमना और हादसों को दावत देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर जर्रार मेज़ से उठ गया। अंजिला को लगा जैसे उसके गालों पर किसी ने थप्पड़ मारा हो। जर्रार ने सबके सामने उसके रात वाले वाक़े की तरफ इशारा किया था, हालांकि वो ये नहीं जानता था कि अंजिला ने अभी तक घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अंजिला ने गुस्से से जर्रार की पुश्त को देखा। उसने तहैया कर लिया था कि वो इस मगरूर इंसान का मगरूर इसी हवेली में खाक में मिलाएगी। अंजिला अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठी थी, मगर स्क्रीन पर लोडिंग का दायरा मुसलसल घूम रहा था। हवेली की मोटी दीवारों ने वाईफाई के सिग्नल्स को जैसे कैद कर रखा था। शिट, कैस्पर के 3 ईमेल्स आ चुके हैं और मुझे फाइनल फाइल्स अपलोड करनी है। यहाँ का सिस्टम वाकई किसी पत्थर के ज़माने का है। उसने झुंझलाकर अपना फ़ोन हवा में लहराया। वो अपने कमरे से बाहर निकली। हवेली की राहदारियों में नाइट लैम्प्स की मध्यम रोशनी थी और सब सो चुके थे। वो सिग्नल ढूंढती हुई हवेली की सबसे ऊंची छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि खुली जगह पर इंटरनेट बेहतर काम करेगा। छत पर तारे चमक रहे थे और दूर तक फैले खेतों से ठंडी हवा आ रही थी। अंजिला एक कोने में खड़ी होकर फ़ोन ऊंचा करके सिग्नल चेक करने लगी। कम ऑन, जस्ट वन टाइम, वो बड़बड़ाई। अगर फ़ोन को आसमान की तरफ फेंक भी दोगी तब भी यहाँ सिग्नल नहीं आएंगे। एक भारी और जानी पहचानी आवाज़ ने अंजिला को उछलने पर मजबूर कर दिया। वो तेज़ी से मुड़ी। छत की दूसरी तरफ मुंडेर के पास जर्रार खड़ा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और वो चांदनी में नहाए खेतों को देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंजिला ने दिल संभालते हुए पूछा। ये मेरी हवेली है, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। सवाल तो ये है कि एक विलायती मैडम आधी रात को छत पर क्या कर रही हैं? क्या लंदन में रात को नींद नहीं आती? जर्रार ने इसे देखे बगैर जवाब दिया। मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन है, मगर तुम्हारा ये सिस्टम इतना ही अपडेटेड है जितनी तुम्हारी सोच, अंजिला ने बेजारी से कहा। जर्रार आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया। यहाँ जिंदगी सिग्नल्स की मोहताज नहीं होती अंजिला। यहाँ लोग सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि वो मशीनों के गुलाम नहीं हैं। तुम वहाँ लंदन में अपनी पूरी जिंदगी एक स्क्रीन में कैद करके बैठी हो। तुम्हें क्या पता कि यहाँ की रात की खामोशी में कितना सुकून है? सुकून? तुम जिसे सुकून कह रहे हो, मैं उसे पसमानदगी कहती हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम लोग अभी तक उसी अना और रिवायतों में दबे बैठे हो। मेरा काम मेरी पहचान है और उसके लिए मुझे इंटरनेट चाहिए। अंजिला ने तंजिया हंसी हंसी। पहचान काम से नहीं, ज़र्फ से होती है। तुम्हारा वो प्रोजेक्ट तुम्हें पैसा दे सकता है, मगर वो सुकून नहीं दे सकता जो अपने बाप की खिदमत करने में है। तुम यहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्ट की खातिर आई हो या वाकई अपने पापा के लिए आई हो? जर्रार ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम कौन होते हो मुझ पर शक करने वाले? मैं पापा के लिए ही आई हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। अंजिला को उसकी बात चुभी थी। इसी वक्त अंजिला के फ़ोन पर टिंग की आवाज़ आई। एक सिग्नल आ गया था। उसने तेज़ी से फाइल सेंड करने की कोशिश की, मगर सिग्नल फिर गायब हो गए। वो गुस्से में पैर पटकने लगी।
जर्रार उसकी बेबसी देखकर मुस्कुराया, मगर ये तंजिया मुस्कुराहट नहीं थी। उस कोने में जाओ, वहाँ नीम के दरख्त के पास सिग्नल बेहतर आते हैं, मैंने वहीं से अपना डेटा शेयर किया हुआ है। तुम्हारे पास इंटरनेट है? अंजला ने हैरत से उसे देखा। मैंने कहा था ना कि मैं जाहिल नहीं हूँ, बस मैं इसका इतना ही इस्तेमाल करता हूँ जितना ज़रूरी है। तुम चाहो तो मेरा हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर सकती हो। पासवर्ड है जर्रार 786। जर्रार ने अपना मग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो चला गया और अंजला वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शख्स से नफरत करे या इसे समझने की कोशिश करे। जर्रार एक पहेली की तरह था, कभी बहुत सख्त तो कभी गैर मुतवक्के तौर पर मददगार। अंजला ने फाइल अपलोड की और रात की ठंडी हवा में खड़े होकर सोचने लगी कि इस हवेली में उसका सफ़र जितना वो समझ रही थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और दिलचस्प होने वाला है। अंजला को वाईफाई का पता बताकर जर्रार तेजी से सीढ़ियां उतर गया, मगर उसके कदमों में वो सुकून नहीं था जो हमेशा उसकी शख्सियत का खासा रहा है। वो सीधा हवेली के पिछले हिस्से में बने अस्तबल की तरफ निकल आया, जहां उसका पसंदीदा घोड़ा बादल बंधा था। रात की खामोशी में सिर्फ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आ रही थी। जर्रार ने एक सुतून से टेक लगाई और अंधेरे में घूरने लगा। उसके कानों में अब भी अंजला की वो तेज़ आवाज़ गूंज रही थी। अजीब लड़की है, उसने बड़बड़ाते हुए माथे पर आए पसीने को साफ किया। वो हैरान था कि एक मामूली सी लड़की जो अभी चंद घंटे पहले उसकी जिंदगी में वापस आई थी, उसे इतना मुश्तैल कैसे कर सकती है। जर्रार चौधरी, जिसे पूरे इलाके में उसके ज़ब्त और ठहराव की वजह से जाना जाता था, आज एक विलायती लड़की के तंज पर तिलमिला उठा था। वाईफाई, इसे लगता है कि यहाँ जिंदगी सिर्फ सिग्नल्स और इंटरनेट के गिर्द घूमती है। इसे क्या मालूम कि यहाँ के लोगों के राब्ते रूहों से होते हैं। उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सोचा, मगर इस तलखी के नीचे एक और एहसास भी दबा हुआ था। उसे अंजला का वो एतमाद, उसकी आंखों में झलकती वो बगावत और उसका बेखौफ लहजा अंदर ही अंदर मुतासिर कर गया था। वो उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो जर्रार के रौब से नजरें झुका लेती थी। वो तो आंखों में आंखें डालकर सवाल करना जानती थी। जर्रार ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन मामूल से तेज है। ये गुस्सा था या 22 साल बाद मिलने वाली उस बचपन की साथी का असर, वो समझ नहीं पा रहा था। वक़ार चचा की बेटी है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर उसे मालूम था कि ये पूरा सच नहीं है। उसके अंदर का मर्द उस लड़की की हिम्मत को सराह रहा था, चाहे वो हिम्मत उसके अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। उसने बादल की गर्दन पर हाथ फेरा और सरगोशी की। वो हमें बदलने आई है बादल, मगर उसे नहीं पता कि इस मिट्टी की तासीर क्या है। देखते हैं उसकी जिद जीतती है या इस हवेली का वक़ार। इस रात जर्रार देर तक वहीं बैठा रहा। उसे एहसास हो गया था कि अब हवेली में उसका सुकून पहले जैसा नहीं रहेगा। अंजला सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं आई थी, वो उसके जमूद का शिकार जिंदगी में एक तूफान बनकर उतरी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था कि वक़ार साहब के कमरे से खांसने की आवाज़ें आने लगी। अंजला, जो रात भर ठीक से सो नहीं सकी थी, फ़ौरन उनके पास पहुंची। वक़ार साहब का चेहरा पसीने से तर था और वो सीने पर हाथ रखे कराह रहे थे। पापा, पापा क्या हुआ? अंजला ने घबराकर उनका बीपी चेक किया। रीडिंग खतरनाक हद तक ऊपर जा रही थी। वो तेजी से बाहर निकली। सहन में जर्रार अपने शिकारी कुत्ते को खाना खिला रहा था। जर्रार, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हमें अभी इन्हें शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा, प्लीज़ गाड़ी निकालो। अंजला की आवाज़ में बदहवासी थी। जर्रार ने सुकून से सर उठाया और कलाई पर बंधी घड़ी देखी। इस वक्त शहर ले जाना हमाकत होगी अंजला, रास्ता खराब है और शहर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। मैंने बाबा साईं को पैगाम भेज दिया है, वो आते ही होंगे। बाबा साईं? अंजला ने हैरत से पूछा। बाबा साईं हमारे खानदानी हकीम हैं, उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई की हुई है, वो अपने काम में माहिर हैं। जर्रार ने उसके सवाल का तहम्मुल से जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कोई हकीम? जर्रार, पापा को कार्डियक इशू है, उन्हें आईसीयू और माहिर डॉक्टर्स की ज़रूरत है, किसी जड़ी बूटी वाले की नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? अंजला ने झुंझलाकर कहा। वो जड़ी बूटी वाले नहीं, इस इलाके के सबसे सियाने मुआलिज हैं। हमारे खानदान की नस्लें इनके इलाज से जवान हुई हैं। तुम शहर की मशीनों पर यकीन रखती हो, मैं इस मिट्टी की तासीर पर। जर्रार ने उठते हुए कहा। ये तुम्हारी जहालत की इंतहा है। तुम सिर्फ अपनी अना की खातिर पापा की जान खतरे में डाल रहे हो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अंजला उसके सामने आ खड़ी हुई। इस इलाके में एम्बुलेंस नहीं आती अंजला, और अगर आ भी जाए तो वो अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ देंगे। बाबा साईं आ गए हैं, जर्रार ने सपाट लहजे में कहा। दरवाजे से एक सफ़ेद पोश नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दाखिल हुए, जिनके हाथ में एक पुराना सा चमड़े का थैला था।
अंजला ने गुस्से से उन्हें देखा, मगर बशारत साहब और बीजी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। जर्रार अंजला को वहीं छोड़कर बाबा साईं को कमरे में ले गया। अंजला बाहर बरामदे में टहल रही थी। उसका हाथ फोन पर था और वो मुसलसल गूगल पर हार्ट अटैक फर्स्ट एड सर्च कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में जर्रार के लिए शदीद नफरत। आधे घंटे बाद बाबा साईं बाहर निकले और जर्रार से कुछ कहा। जर्रार के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी। अब वो सो रहे हैं, उनकी रगों में जो खिंचाव था वो खत्म हो गया है, जर्रार ने अंजला के करीब आकर कहा। अंजला दौड़कर कमरे में गई। वकार साहब पुरसुकून नींद सो रहे थे। उनका सांस अब नॉर्मल था और चेहरे की जर्दी कम हो गई थी। अंजला ने हैरत से उनकी नब्ज चेक की। वो बिल्कुल मुस्तहकम थी। वो वापस बरामदे में आई, जहां जर्रार अकेला खड़ा था। वो अब बेहतर है, अंजला ने दबी आवाज में कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। साइंस सब कुछ नहीं होती अंजला, कभी कभी यकीन इन मशीनों से ज्यादा काम कर जाता है जिन पर तुम नाज करती हो। तुम्हारा मसला ये है कि तुम हर उस चीज को गलत समझती हो जो तुम्हारे लंदन के निसाब में नहीं लिखी, जर्रार ने सर्द मगर ठोस लहजे में कहा। अंजला खामोश रही। उसे अपनी हार का दुख नहीं था, बल्कि हैरत थी कि उसका सारा इल्म उस बूढ़े हकीम के तजुर्बे के सामने हेच साबित हुआ था। अब जाकर आराम करो और अगली बार मुझ पर चिल्लाने से पहले ये याद रखना कि ये मेरा इलाका है, यहाँ जिंदगी जीने के तरीके अलग हैं। जर्रार ने जाते जाते मुड़कर देखा। अंजला उसे जाता देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जर्रार सिर्फ एक मगरूर जमींदार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया का मुहाफिज है जिसे वो समझने में अब तक नाकाम रही है। अगली सुबह हवेली के नाश्ते की मेज़ पर सुकून था। वकार साहब की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, जिसका सहरा सब बाबा साईं के सर बांध रहे थे। नाश्ते के बाद दादा साईं ने अंजला को अपने पास बुलाया। बेटी, तुमने हमारा घर तो देख लिया, अब ज़रा हमारी ज़मीनें और गांव भी देखो। लंदन में तो तुमने बहुत तरक्की देखी होगी, ज़रा देखो हम यहाँ अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, दादा साईं ने नरमी से कहा। फिर उन्होंने जरार की तरफ देखा। जरार, आज अंजला को ज़रा गांव का चक्कर लगवाओ और उसे चौधरी बशारत मेमोरियल स्कूल और हस्पताल भी दिखा कर लाओ। जरार के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी, मगर उसने इनकार नहीं किया। जी दादा साईं, जैसे आपका हुक्म। अंजला ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है जरार को ये दिखाने का कि वो इन चीज़ों में खामियां निकाल सकती है। वो खामोशी से जीप में बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान कोई बात न हुई, यहाँ तक कि वो गांव के एक साफ सुथरे हिस्से में बने एक छोटे मगर जदीद स्कूल के सामने पहुंचे। अंजला ने देखा कि वहाँ कंप्यूटर लैब भी थी और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी। बच्चे जोश व खरोश से पढ़ रहे थे। तुम्हारी दादा साईं ने बताया था कि तुम लोगों को रिवायात पसंद है, मगर यहाँ तो कंप्यूटर्स भी हैं, अंजला ने हैरत से पूछा। स्कूल का हेडमास्टर आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बीबी जी, ये सब चौधरी जरार साहब की मेहरबानी है। इन्होंने अपनी जेब से ये लैब बनवाई है और शहर से ख़ास तौर पर टीचर्स मंगवाए हैं। ये तो किसी को बताते नहीं, मगर अक्सर औकात खुद भी यहाँ आकर बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। अंजला ने चौंक कर जरार को देखा, जो दूर एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा था। वो शख्स जो रात को उसे मशीनों का गुलाम कह रहा था, वो खुद बच्चों को मशीन चलाना सिखा रहा था। इसके बाद वो गांव की डिस्पेंसरी गए। वहां अंजला ने देखा कि खवातीन के लिए एक अलग हिस्सा था और वहां अद्वियात का जखीरा भी मौजूद था। ये अद्वियात कहाँ से आती हैं? यहाँ तो गवर्नमेंट सप्लाई बहुत कम है, अंजला ने एक नर्स से पूछा। बीनी जी, आधी से ज्यादा दवाइयाँ जरार साहब शहर से खुद लाकर देते हैं। पिछले महीने जब सैलाब की वजह से रास्ता बंद हुआ था, तो जरार साहब खुद अपनी बैग में लाइफ सेविंग ड्रग्स रखकर मोटरसाइकिल पर कच्चे रास्तों से यहाँ पहुंचे थे, नर्स ने अकीदत से बताया। अंजला के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ी। उसे वो रात याद आई जब जरार ने उसे मेडिसिन लेने पर बातें सुनाई थीं। उसे अब समझ आया कि वो बातें किसी दुश्मनी में नहीं, बल्कि उस तल्ख तजुर्बे की बुनियाद पर थीं जो वो खुद रोज़ झेलता था। वापसी पर जीप में फिर खामोशी थी, मगर अब ये खामोशी बोझल नहीं थी। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम तो ऐसे जाहिर करते हो जैसे तुम तरक्की के दुश्मन हो, मगर तुम तो खामोशी से सब कुछ बदल रहे हो, अंजला ने आखिरकार पूछा। जरार ने स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। नेकी बताकर की जाए तो तिजारत बन जाती है अंजला। मेरा इख्तिलाफ तरक्की से नहीं है, इस बेहयाई और अना से है जो तरक्की के साथ मुफ्त में आती है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का बच्चा डॉक्टर बने, मगर वो डॉक्टर बनकर अपने बाप की पगड़ी उछालना न सीखे। अंजला ने पहली बार जरार को एक मुख्तलिफ जाविये से देखा। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी जड़ों से भी जुड़ा था और शाखों को आसमान तक भी लेकर जाना चाहता था। आई एम सॉरी, अंजला ने दबी आवाज में कहा। जरार ने एक लम्हे के लिए मुड़कर उसे देखा। उसकी नज़रों में पहली बार नरमी आई। सॉरी की ज़रूरत नहीं है,
बस इतना याद रखना कि हर पुरानी चीज़ जाहिलाना नहीं होती और हर नई चीज़ दानिशमंदाना नहीं होती। हवेली के वसी लॉन में शाम की दावत का एहतमाम था, जिसमें आसपास के बड़े जमींदारों को वक़ार साहब की वापसी की खुशी में मधु किया गया था। रोशनियों से सजी हवेली अपनी पूरी आबुताब के साथ दमक रही थी। अंजला ने इस बार दुआ की पसंद का एक हल्का गुलाबी रंग का लिबास पहना था, जिसमें वो निहायत बावकार लग रही थी। मेहमानों में एक मगरूर जमींदार चौधरी हाकिम की बेटी नरगिस भी शामिल थी, जो ज़रार से शादी के ख्वाब देख रही थी और अंजला की आमद पर शदीद हसद का शिकार थी। लॉन के एक कोने में जब खवातीन का ग्रुप जमा था तो नरगिस ने बुलंद आवाज़ में अंजला को मुखातिब किया। सुना है अंजला बीबी, आप लंदन में अकेली रहती थीं। हमारे यहाँ तो ऐसी लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता जो अपने बड़ों को छोड़कर बाहर की हवा खाती फिरें। आपके पापा ने तो 22 साल पहले जो किया सो किया, आपने वहाँ रहकर क्या कुछ नहीं सीख लिया होगा। उर्द गिर्द खड़ी खवातीन में सरगोशियां शुरू हो गईं। अंजला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो जवाब देने ही वाली थी कि एक ठोस और भारी आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। नरगिस बीबी, दूसरों के माजी पर बात करने से पहले अपने लहजे की तरबियत कर लेती तो बेहतर होता। सब ने मुड़कर देखा। ज़रार हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े वहाँ खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वो चलता हुआ अंजला के बिल्कुल बराबर आकर खड़ा हो गया, जैसे उसकी ढाल बन गया हो। अंजला इस बिहार की बेटी है और इस हवेली का वक़ार है। वो लंदन में अकेली रही या नहीं, उसने अपने किरदार और हिम्मत से ये साबित किया है कि वो हम सबसे ज़्यादा वफ़ादार है। अगर उसमें हिम्मत ना होती तो वो अपने बीमार बाप को लेकर इस मिट्टी की तरफ कभी ना आती जिसने उन्हें 22 साल तक भुलाए रखा। ज़रार ने सपाट लहजे में नरगिस की आंखों में झांका। मेरा वो मतलब नहीं था ज़रार। नरगिस की ज़बान गुंग हो गई। जो भी मतलब था उसे अपने तक ही रखो। आइंदा मेरे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के बारे में ज़बान दराजी करने से पहले ये याद रखना कि ज़रार चौधरी अभी जिंदा है। ज़रार ने बात काट दी। नरगिस पैर पटकती वहाँ से चली गई। अंजला ने हैरत और एक अनजाने एहसास के साथ ज़रार को देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि वो शख्स जो खुद उसे रोज़ लेक्चर देता है सबके सामने उसका यूं दिफा करेगा। तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारी लंदन वाली ज़बान अब कहाँ गई थी? ज़रार ने मुड़कर अंजला को देखा। उसके लहजे में अब सख्ती नहीं थी, मगर रौब अभी भी बाकी था। मैं नहीं चाहती थी कि पापा की वापसी की खुशी में कोई बदमज़गी हो। अंजला ने एक गहरा सांस लिया और नज़रें झुका लीं। ज़रार के लबों पर एक बहुत ही हल्की, तकरीबन गायब सी मुस्कुराहट आई। कभी कभी खामोशी बुज़दिली लगती है। खैर, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम इस हवेली के अंदर हो, कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वो ये कहकर मुड़ा और चला गया, मगर अंजला वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसने महसूस किया कि ज़रार की वो दकियानूसी सोच दरअसल उसके अपनों के लिए एक हिसार थी। अंजला को पहली बार इस मिट्टी में एक अजीब सी अपनायत महसूस होने लगी। अगली सुबह हवेली के नाश्ते की मेज़ पर सुकून था। वक़ार साहब की दावत खत्म होने के बाद हवेली में सुकून था, मगर अंजला का दिल ज़रार के दिफा वाले रवैये की वजह से अब भी मुस्तरिब था। वो वक़ार साहब को रात की दवाई देने उनके कमरे में गई। वक़ार साहब बेड से टेक लगाए खिड़की से बाहर चांद को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। पापा, दवाई ले लें। अंजला ने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। वक़ार साहब ने दवाई ली और अंजला का हाथ थाम लिया। अंजला बेटा, आज मैंने तुम्हारी आंखों में इस मिट्टी के लिए वो मोहब्बत देखी है जो 22 साल पहले मेरी आंखों में हुआ करती थी। पापा, लोग यहाँ के थोड़े अजीब हैं, मगर बुरे नहीं हैं। अंजला हल्का सा मुस्कुराई। बेटा, वक़ार साहब थोड़ी देर खामोश रहे, फिर धीमे लहजे में बोले, बशारत भाई और अब्बा जी मेरे पास आए थे। वो चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान के ये 22 साला ज़ख्म हमेशा के लिए भर जाएं। वो चाहते हैं कि तुम और ज़रार एक हो जाओ। क्या? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और ज़रार? वो शख्स जो हर वक्त मुझे लेक्चर देता है, जो मुझे विलायती कहकर तंज करता है। हम दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? अंजला के हाथ से पानी का ग्लास गिरते गिरते बचा। मैं जानता हूँ बेटा, मगर तुमने देखा कि आज उसने सबके सामने तुम्हारा दिफा कैसे किया। ज़रार बाहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही मुखलिस है। वो इस हवेली का वारिस है और तुम उसकी रौनक। अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पोती को इसी घर की मालकिन बनता देखें। वक़ार साहब ने उसे समझाते हुए कहा। अंजला कमरे से बाहर निकल आई। उसका सर चकरा रहा था। वो सीधी लॉन की तरफ भागी जहां रात की ठंडक थी। वो अब भी उस सदमे में थी कि जिस आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए वो लंदन से यहाँ तक आई थी, क्या अब वो एक रिवायती शादी की नज़र हो जाएगी?
अचानक उसे वही कॉफी की महक आई। सामने बरामदे के सतून से टेक लगाए ज़रार खड़ा था। उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि उसे भी इस फैसले का इल्म हो चुका है। तुम्हें पता है ना कि अंदर क्या बातें हो रही हैं? तुम खामोश क्यों हो? तुम तो बड़े उसूल पसंद हो, तुमने मना क्यों नहीं किया? अंजला गुस्से और घबराहट में उसके पास पहुंची। ज़रार ने कॉफ़ी का मग मंडेर पर रखा और मुड़कर अंजला को देखा। उसकी नज़रें इतनी गहरी थी कि अंजला को खामोश होना पड़ा। मना करने की कोई वजह होनी चाहिए अंजला, ज़रार ने बहुत ही धीमे और संजीदा लहजे में कहा। वजह? वजह यह है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या वाकई? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते? या तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि तुम्हारे लंदन वाले उसूल इस हवेली की मोहब्बत के सामने हार जाएंगे? ज़रार एक कदम उसके करीब आया। अंजला के पास कोई जवाब नहीं था। वो ज़रार की आंखों में वो सच देख रही थी जिसे वो खुद अब तक झुटला रही थी। दादा साईं का फैसला मेरे लिए हरफ़े आखिर है, मगर तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। फैसला तुम्हारा है, लंदन की तन्हाई या इस हवेली की जिंदगी। ज़रार ने आगे बढ़कर एक बहुत ही मुख्तसर मगर मायने खीज बात कही। ज़रार वहां से चला गया और अंजला वहीं चांदनी में खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़रार ने गेंद उसके कोर्ट में डाल दी है और उसका जवाब न सिर्फ उसकी बल्कि 2 खानदानों की तकदीर बदल देगा। अंजला ने शादी के फैसले के लिए कुछ दिन मांग लिए थे, जिसकी वजह से हवेली में एक खामोश सा इंतजार था। इसी दौरान एक दोपहर जब अंजला और दुआ हवेली के बाहर करीबी बाग की तरफ टहलने निकली थीं, अचानक गांव की तरफ से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। वो दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि एक कच्चे मकान की छत गिरने से एक नौजवान मजदूर मलबे तले दब गया था। लोग उसे बाहर निकाल चुके थे, मगर उसकी टांग से खून का फव्वारा छूट रहा था और वो बेहोश हो रहा था। कोई हकीम साहब को बुलाओ, कोई ज़रार साहब को फ़ोन करो, लोग बदहवासी में चिल्ला रहे थे। कोई उसके ज़ख्म पर गंदा कपड़ा बांध रहा था तो कोई उसे झंझोड़ रहा था। हटे, सब पीछे हटे, अंजला ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज़ में कहा। उसका लंदन वाला इमरजेंसी रिस्पॉन्स मोड ऑन हो चुका था। बीबी जी, आप पीछे रहें, ये मर्दों का काम है। एक बुजुर्ग ने उसे रोकना चाहा, मगर अंजला ने उन्हें सख्ती से नज़रअंदाज कर दिया। इसकी शहरग कट गई है, अगर अभी खून न रोका गया तो ये 3 मिनट में मर जाएगा। अंजला ने तेजी से अपना दुपट्टा उतारा और उसकी टांग के ऊपरी हिस्से पर जोर से लपेटकर एक लकड़ी की मदद से उसे घुमाना शुरू किया, टॉनिके, ताकि खून का बहाव रुक जाए। इसी लम्हे ज़रार अपनी जीप में वहां पहुंचा। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि अंजला जमीन पर घुटनों के बल बैठी, पसीने में शराबोर, निहायत महारत से उस शख्स की जान बचाने में लगी है। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। अंजला, क्या हुआ? ज़रार करीब आया। ज़रार, इसके पास वक्त नहीं है। मैंने आर्जी तौर पर खून रोक दिया है, मगर इसे फौरी सर्जरी की ज़रूरत है। तुम्हारी गाड़ी में फर्स्ट एड किट है? अंजला ने बिना सर उठाए पूछा। उसकी आवाज़ में वो कमांड थी कि ज़रार ने बगैर बहस किए किट लाकर उसे थमा दी। अंजला ने जरासीम केश दवा निकाली, जख्म को साफ किया और वहां मौजूद एक साफ पट्टी से उसे ऐसी सफाई से बांधा कि खून रुक गया। नौजवान ने थोड़ी सी आंखें खोलीं। गुड, ये होश में आ रहा है। अब इसे फौरन गाड़ी में डालो और शहर ले जाओ। मैंने जख्म को स्टेबलाइज कर दिया है। अंजला ने एक गहरा सांस लिया। ज़रार ने अंजला की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज पहली बार एक गहरा एहतराम और हैरत थी। वो शख्स जो कल तक उसे नाजुक विलायती लड़की समझ रहा था, आज उसे एक जरी मालिज के रूप में देख रहा था। बीबी जी, आप तो फरिश्ता बनकर आ गईं। लोगों ने उसे दुआ देना शुरू कर दी। तुम भी साथ चलो, रास्ते में शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़े। ज़रार ने नौजवान को जीप में डाला और अंजला की तरफ मुड़ा। शहर के अस्पताल पहुंचने तक अंजला मुसलसल मरीज की नब्ज़ चेक करती रही और उसे हौसला देती रही। अस्पताल के डॉक्टरों ने जब पट्टी देखी तो हैरान रह गए। ये टॉर्निके किसने बांधा है? अगर ये ना होता तो मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका होता। बेहतरीन प्रोफेशनल काम किया गया है। वापसी पर जीप में खामोशी थी, मगर ये वो पुरानी तल्ख खामोशी नहीं थी। आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने आज सिर्फ एक जान नहीं बचाई है, बल्कि मेरी इस सोच को भी बदला है कि तुम्हारी तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद है। ज़रार ने स्टेयरिंग थामे हुए धीमे लहजे में कहा। अंजला ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा लंदन का प्रोजेक्ट सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में नहीं था ज़रार, मैंने वहाँ लाइफ सेविंग कोर्सेज भी किए थे। इंसान कहीं भी रहे, उसे इंसान की मदद करना आना चाहिए। ज़रार,
कल तक मैं ये रिश्ता सिर्फ दादा साईं की खुशी के लिए मान रहा था, मगर आज मैं ये अपनी खुशी के लिए मांग रहा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम इस हवेली की और मेरी जिंदगी की शरीके सफ़र बनो। ज़रार ने जीप रोकी और अंजला की तरफ देखकर संजीदगी से कहा। अंजला का दिल जोर से धड़का। ये पहला मौका था जब ज़रार ने अपने जज्बात का इजहार इतने खुले दिल से किया था। अंजला ने ज़रार की आंखों में वो सच्चाई देख ली थी जिसकी तलाश उसे लाशऊरी तौर पर हमेशा से थी। उसने धीमे से सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी और हवेली में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। मंगनी की छोटी सी रस्म हुई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अगली दोपहर हवेली के बाहर एक टैक्सी रुकी और उसमें से एक लंबा सुनहरी बालों वाला नौजवान उतरा। ये कैस्पर था, अंजला का लंदन वाला बेहतरीन दोस्त और बिजनेस पार्टनर। अंजला हवेली के बरामदे में बैठी थी जब उसने कैस्पर को गेट पर देखा। वो खुशी से उछल पड़ी। कैस्पर, तुम यहाँ? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पाकिस्तान आ गए हो। वो दौड़ती हुई उसके पास गई और जोशे मसर्रत में उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी ईमेल्स इतने अजीब थे कि मुझे लगा तुम किसी मुश्किल में हो, इसलिए मैं खुद चला आया। वाह, तुम तो इस देसी लिबास में बिल्कुल बदली हुई लग रही हो, कैस्पर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके कंधे पर दोस्ताना हाथ रखा। इसी लम्हे ज़रार अपनी जीप से उतरा। उसने जैसे ही एक गैर मुल्की लड़के को अंजला के इतने करीब देखा और अंजला को उसका हाथ थामे पाया, ज़रार का खून जैसे खौलने लगा। उसकी आंखों में एकदम गुस्से की सुर्खी उभरी। वो तेजी से चलता हुआ उनके पास आया। ये कौन है अंजला? उसकी आवाज में गरज थी। अंजला ने पलट कर देखा। ज़रार, देखो ये कैस्पर है, मेरा लंदन वाला दोस्त। कैस्पर, ये ज़रार है, मेरा कजिन और मेरा मंगेतर। वो दोनों को एक दूसरे से मिलवाने लगी। कैस्पर ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। हेलो, तुम तो वही दकियानूसी कजन हो ना जिसका जिक्र अंजला अपने मैसेजेस में करती थी? कैस्पर ने बेतकल्लुफी से कहा। अंजला का रंग फक हो गया। उसने घबराकर ज़रार को देखा जिसका जबड़ा गुस्से से भिंच चुका था। वो, मेरा मतलब था कि ज़रार बहुत बाउसूल है। अंजला ने बात संभालने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। ज़रार ने कैस्पर से हाथ नहीं मिलाया बल्कि अंजला की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, इसे कहो कि यहाँ मेहमान बनकर रहे, लंदन वाला दोस्त बनकर नहीं। हमारे यहाँ गैर मर्दों का लड़कियों से यूं हाथ मिलाना और कंधे पर हाथ रखना दकियानूसी लोगों को अच्छा नहीं लगता। ज़रार ये कहकर तेजी से अंदर चला गया। अंजला को अंदाजा हो गया कि उसने ज़रार की सबसे कमज़ोर रग पर पांव रख दिया है, उसकी गैरत और उसकी अना पर। शाम को कैस्पर मेहमान खाने में आराम कर रहा था जब अंजला ज़रार को समझाने के लिए उसकी लाइब्रेरी में गई। ज़रार मेज़ पर कुछ कागजात पटक रहा था। ज़रार, तुम उसे गलत समझ रहे हो। कैस्पर सिर्फ एक दोस्त है। वो लंदन में मेरा वाहिद सहारा था जब पापा बीमार थे। अंजला ने सफाई देनी चाहिए। दोस्त? वो तुम्हारा हाथ थामे हुए था अंजला। तुम्हें शायद वहाँ ये सब नॉर्मल लगता हो मगर मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तुमने उससे मेरी बुराइयां की, उसे बताया कि मैं जाहिल और दकियानूसी हूँ। ज़रार ने मुड़कर अंजला को देखा। उसकी आंखों में जलन साफ जाहिर थी। वो मेरी पुरानी बातें थी ज़रार, जब मैं तुम्हें नहीं जानती थी, अंजला ने उसके करीब जाकर कहा। और अब जब तुम मेरी मंगेतर हो तब भी वो तुम्हें वैसे ही छू रहा है जैसे तुम पर उसका हक हो। मुझे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं मगर मेरे हाल में इस लड़के की कोई जगह नहीं है। ज़रार ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा। तुम जेलस हो रहे हो, अंजला ने धीमे से कहा। हाँ, हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने दिल की मलिका को किसी और के साथ बांट सकें। अगर तुम्हें उसकी दोस्ती इतनी ही अजीज है तो शायद तुमने गलत इंतखाब किया है, ज़रार ने एतराफ़ किया। अंजला खामोश हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़रार उसे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा है कि वो उसकी किसी पुराने दोस्त का साया भी उस पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शाम के वक्त कैस्पर ने लैपटॉप अंजला के सामने रखा। उसकी आंखों में जोश था। अंजला, ज़बरदस्त खबर है। तुम्हारा वो डिजिटल ब्रांडिंग वाला प्रपोजल ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स ने कबूल कर लिया है। उन्होंने तुम्हें अगले हफ्ते लंदन बुलाया है ताकि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने फाइनल प्रेजेंटेशन दे सको। अगर ये डील हो गई तो तुम्हारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च हो जाएगी। ओ माय गॉड कैस्पर, ये मेरा ख्वाब था। अंजला की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अगले ही लम्हे उसे याद आया कि वो कहाँ है।
वो भागती हुई दादा साईं के कमरे में गई, जहां ज़रार और बशारत साहब भी बैठे ज़मीनों के हिसाब किताब पर बात कर रहे थे। दादा साईं, पापा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे अगले हफ्ते सिर्फ 4 दिन के लिए लंदन जाना होगा, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है। अंजला ने पुरजोश अंदाज में अपनी कामयाबी के बारे में बताया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। दादा साईं ने ऐनक उतारकर मेज़ पर रखी और ज़रार की तरफ देखा, जिसका चेहरा सपाट हो गया था। लंदन? अकेले? बेटी, अब तुम्हारी निस्बत इस खानदान में हो चुकी है। हमारी बहू बेटियां मंगनी के बाद यूं अकेले मुल्को मुल्क नहीं फिरतीं। दादा साईं ने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा। मगर दादा साईं, ये सिर्फ 4 दिन की बात है। मैंने इस प्रोजेक्ट पर सालों मेहनत की है। अंजला ने इल्तिजा की। ज़रार, जो अब तक खामोश था, उठकर खड़ा हुआ। अंजला, यहाँ आने से पहले तुम जो करती थी वो तुम्हारा फैसला था, मगर अब तुम इस खानदान का हिस्सा हो। क्या तुम्हें लगता है कि चौधरी ज़रार की मंगेतर एक गैर मर्द के साथ जहाज़ों में सफ़र करेगी और वहाँ लोगों के सामने खड़ी होकर अपने ख्वाबों की नुमाइश करेगी? नुमाइश नहीं ज़रार, वो मेरा काम है। तुम वही कर रहे हो जिसका मुझे डर था। तुम मेरी कामयाबी के रस्ते में मेरी मंगनी की जंजीर डाल रहे हो। अंजला की आवाज़ बुलंद हुई। ये जंजीर नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। तुम्हें क्या लगता है लंदन जाए बगैर तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी? अगर तुम्हें काम ही करना है तो यहाँ करो। मैं तुम्हें गांव में बिजनेस सेंटर बनाकर दूंगा, मगर यूं अकेले वापस जाना हमें मंजूर नहीं है। ज़रार ने उसकी आंखों में झांका। पापा, आप तो कुछ कहें। अंजला ने वतार साहब की तरफ देखा। बेटा, अब तुम्हारा मुस्तकबिल ज़रार और इस हवेली से जुड़ा है। मैं इनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। वकार साहब ने बेबसी से सर झुका लिया। अंजला को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वो गुस्से और दुख में वहां से बाहर निकल आई। कैस्पर बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। मैंने कहा था ना अंजला, ये लोग तुम्हारे पंख काट देंगे, कैस्पर ने अफसोस से कहा। अंजला ने मुड़कर हवेली की ऊंची दीवारों को देखा। उसे ज़रार की मोहब्बत पर यकीन था, मगर उसकी ये कदम पसंदी उसे एक बार फिर बागी बना रही थी। उसी रात अंजला ने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि अगर ज़रार उसके ख्वाबों की कदर नहीं कर सकता, तो क्या वो वाकई उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार पाएगी? रात के 3 बज रहे थे। हवेली की रोशनियां बुझ चुकी थीं, मगर अंजला के कमरे की खिड़की से एक मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने अपना छोटा सा हैंडबैग तैयार किया और लैपटॉप संभाला। उसके दिल में एक तरफ पापा की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अपने ख्वाबों की पुकार। उसने दबे कदमों कमरे से बाहर कदम रखा। कैस्पर बाहर गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हवेली के बड़े आहनी गेट के करीब पहुंची, अचानक सामने से जीप की हेडलाइट्स ऑन हुई और पूरी जगह रोशनी में नहा गई। अंजला ठिठक कर रुक गई। जीप के पास ज़र्रार खड़ा था, बाजू सीने पर बांधे, चेहरे पर वही पुरस्रार संजीदगी लिए। ज़र्रार, इसे जाने दो, तुम इसे ज़बरदस्ती यहाँ कैद नहीं रख सकते। कैस्पर गाड़ी से बाहर निकलकर अंजला के पास आ खड़ा हुआ। ज़र्रार ने कैस्पर को मुकम्मल नज़रअंदाज किया और अंजला के करीब आया। तुम सचमुच जा रही हो, अपने बीमार बाप को छोड़कर, इस रिश्ते को ठुकराकर, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए? ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है ज़र्रार, ये मेरी खुदी है। तुमने कहा था कि तुम मुझे तहफ़्फ़ुज़ दोगे, मगर तुम तो मुझसे मेरी पहचान छीन रहे हो। अगर मैं आज नहीं गई तो मैं ज़िंदगी भर इस हवेली के किसी कोने में खुद को ढूंढती रहूंगी और तुम्हें अपनी नाकामी का जिम्मेदार समझूंगी। क्या तुम ऐसी बीवी चाहते हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत करे? अंजला की आंखों में आंसू भर आए। ज़र्रार खामोश हो गया। अंजला के अल्फाज उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पंख काट रहा हूं? ज़र्रार ने दबी आवाज में पूछा। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे यहाँ लड़कियां अकेली नहीं जाती, अंजला ने तीखे लहजे में याद दिलाया। ज़र्रार ने एक लंबी आह भरी, जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक टिकट निकालकर अंजला की तरफ बढ़ाया। अंजला ने हैरत से देखा। वो लंदन की फ़्लाइट का टिकट था, मगर उस पर नाम ज़र्रार चौधरी लिखा था। ये क्या है? अंजला ने हैरत से पूछा। मैंने पूरा रास्ता तुम्हारे बारे में सोचते हुए गुजारा। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कैद करके तो रख सकता हूँ, मगर तुम्हारी रूह को नहीं जीत सकता। अगर तुम्हारा ख्वाब लंदन में है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ज़र्रार ने नरमी से कहा। तुम तुम मेरे साथ लंदन चलोगे? मगर तुम्हारी रिवायात, तुम्हारी आना? अंजला की आंखें खुली की खुली रह गईं।
मेरी रिवायात ये भी कहती हैं कि अपनी शरीके हयात के ख्वाबों का निगहबान बनूं। तुम अकेली नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वहाँ तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा जब तुम अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि वो विलायती अंजला कैसी है जिस पर इसे इतना मान है। जर्रार ने एक कदम और करीब होकर कहा। कैस्पर खामोशी से मुस्कुरा दिया और गाड़ी में बैठ गया। अंजला ने बेख्तियार जर्रार का हाथ थाम लिया। तुमने मुझे हरा दिया जर्रार, अपनी जिद से नहीं, अपनी मोहब्बत से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब चलो, वरना फ्लाइट निकल जाएगी। और हाँ, वहाँ लंदन पहुंचकर ये मत कहना कि तुम्हारा कजिन दकियानूसी है, क्योंकि अब वो तुम्हारा जीवन साथी बनने वाला है। जर्रार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। दोनों जीप में बैठे और हवेली के गेट उनके लिए खुलते चले गए। अंजला जानती थी कि वो वापस जरूर आएगी, क्योंकि अब उसकी मंजिल सिर्फ लंदन नहीं, बल्कि जर्रार का दिल और ये मिट्टी भी थी। एंड। कैसी लगी आपको ये कहानी? यहाँ हम इस खूबसूरत जहद को मुकम्मल कर रहे हैं, जहाँ दो मुख्तलिफ सोचें एक दूसरे के एहतराम और मोहब्बत में जम हो गईं। उम्मीद है विलायती रंग देसी पिया की ये मुकम्मल दास्तान आपको पसंद आई होगी। लंदन की जदीदियत और पाकिस्तान की रिवायात के दरमियान बने इस रिश्ते ने आपके दिल पर क्या असर छोड़ा? और अंजला और जरार के अनोखे टकराव में आपको सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरा ये नॉवलेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो उर्दू अदब और ऐसी जज्बाती कहानियों के शौकीन हैं। मज़ीद ऐसी ही मुकम्मल कहानियों और नॉवलेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई तहरीर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।